नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए एक टेस्ट सीरीज, एक मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत होता हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दोबारा से मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार करके लाया हूं। जो विद्यार्थियों, पिछला मॉडल पेपर हमने कला एवं संस्कृति से संबंधित जो मॉडल पेपर किया था, पिछला मॉडल पेपर हमने कला एवं संस्कृति से संबंधित किया था। ये उसका दूसरा पार्ट है, ये उसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि विद्यार्थियों, हमने 2015 एवं 16 का जो पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें हमने ये देखा था कि लगभग दोनों में सिमिलर प्रश्न कला संस्कृति से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। पहले जब एग्जाम होते थे तो भूगोल से प्रश्न ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो एग्जाम होते हैं कला संस्कृति से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इतिहास में भी आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मध्यकालीन या पौराणिक जो इतिहास है उससे प्रश्न कम आते हैं। तो कला संस्कृति का ये एक मॉडल पेपर मैं खुद आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। इस मॉडल पेपर में लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं, जिनका आप और मैं दोनों मिलकर समाधान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज को। और जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। प्रश्न एक होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों से संबंधित वाक्यों को पढ़ते हैं, उन चारों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि भविष्य में यदि कभी किसी और कंसेप्ट से प्रश्न पूछा जाए तो वो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं पहले प्रश्न की ओर अग्रसर होता हूँ। आप भी मेरे साथ बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए और आप और मैं मजे के साथ इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों हमारा, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? देखिए विद्यार्थियों, दशहरे पर किस पेड़ की पूजा होती है? विद्यार्थियों, हमारे ऑप्शन है खेजड़ी, पलाश, रोहिड़ा और बांस। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी की, पलाश की, रोहिड़ा की या बांस की? देखिए विद्यार्थियों, बांस। 4 ऑप्शन, चारों के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब तो मजा आएगा टेस्ट सीरीज का। 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में कंसेप्ट पढ़ते हैं। बांस, बांस को विद्यार्थियों आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना। एग्जाम में पूछा जाए आदिवासियों का हरा सोना है तो आदिवासियों का हरा सोना क्या है विद्यार्थियों? बांस है। उसके अलावा विश्व की सबसे लंबी घास, विश्व की सबसे लंबी घास पूछा जाए, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? कौन सी है विद्यार्थियों? बांस है। बांस को वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा है, अर्थात बांस को वनस्पति की श्रेणी में नहीं रखा है। बांस को किस श्रेणी में रखा है? घास की श्रेणी में रखा है विद्यार्थियों। बांस को घास की श्रेणी में रखा है। तो आदिवासियों का हरा सोना बांस है। उसके अलावा विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है विद्यार्थियों? बांस है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें रोहिड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है विद्यार्थियों? रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। रोहिड़ा क्या है विद्यार्थियों? राज्य पुष्प। तो रोहिड़ा क्या है हमारा? राज्य पुष्प। रोहिड़ा क्या है विद्यार्थियों? राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है विद्यार्थियों? रोहिड़ा। उसके अलावा अगला ऑप्शन दे रखा है हमें पलाश। अगला ऑप्शन क्या है? पलाश। पलाश जो वृक्ष होता है उसको जंगल की ज्वाला बोला जाता है विद्यार्थियों। तो जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला किसे बोला जाता है? पलाश वृक्ष को विद्यार्थियों जंगल की ज्वाला बोला जाता है। और खेजड़ी जो है, खेजड़ी दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है विद्यार्थियों? खेजड़ी की। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी की होती है। पलाश को जंगल की ज्वाला बोला जाता है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प, रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। और बांस क्या है? आदिवासियों का हरा सोना है। एवं विश्व की सबसे लंबी घास क्या है? बांस। विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। उसके अलावा खेजड़ी वृक्ष के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। खेजड़ी वृक्ष के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है गोगा जी का थान। गोगा जी के थान, गोगा जी सॉरी गोगा जी के जो थान है वो किस वृक्ष के नीचे हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनते हैं। अर्थात गोगा जी की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। तो गोगा जी के थान कहाँ है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो चलिए विद्यार्थी, ये था हमारा पहला प्रश्न, उससे संबंधित 4 ऑप्शन और चारों से संबंधित 10 कंसेप्ट।
इस तरीके से सॉल्व कराना यदि आपको वास्तविक रूप से पसंद है और आपको लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक होने वाली है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, मोलेला गांव सबसे पहले तो हम इसकी स्थिति जाननी चाहिए कि मोलेला गांव है कहाँ, किस जिले में? तो मोलेला गांव विद्यार्थियों राजसमंद जिले में है। किस जिले में? राजसमंद। मोलेला गांव राजसमंद जिले में है। मोलेला गांव किस जिले में है विद्यार्थियों? राजसमंद जिले में है। उसके अलावा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमसे ये पूछा है कि मोलेला जो गांव है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? क्या ब्लू पोट्री के लिए है? क्या मीनाकारी के लिए है? क्या टेराकोटा के लिए है? या थेवा कला के लिए है? देखिए विद्यार्थियों, चार ऑप्शन, चारों के बारे में कंसेप्ट से हम आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। ब्लू पोट्री क्या होती है विद्यार्थियों? कई बार मैंने आपको समझाया। मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर नीले व हरे रंग से चित्रकारी क्या कहलाती है विद्यार्थियों? ब्लू पोट्री कहलाती है। मीनाकारी क्या होती है विद्यार्थियों? मीनाकारी सोने, चांदी और पत्थर पर रंग जड़ना या रंग भरना क्या कहलाती है विद्यार्थियों? मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री भी जयपुर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा का संबंध विद्यार्थियों मृण मूर्तियों से होता है। टेराकोटा का संबंध किससे है? मृण मूर्तियां, मृण शिल्प बोलते हैं विद्यार्थियों इसको। टेराकोटा क्या बोलते हैं? मृण शिल्प। मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करना क्या कहलाता है? मृण शिल्प। लोक देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करना मृण शिल्प कहलाता है। तो टेराकोटा विद्यार्थियों मृण शिल्प है। टेराकोटा क्या है? मृण शिल्प है। अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनाना क्या है? मृण शिल्प कहलाता है। प्रसिद्ध कहाँ की है? मोलेला गांव राजसमंद की। इसका उत्तर क्या है? टेराकोटा। मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? टेराकोटा के लिए। ब्लू पोट्री हमने पढ़ी कि मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर हरे व नीले रंग से चित्रकारी ब्लू पोट्री है। मीनाकारी हमने पढ़ी विद्यार्थियों कि जो आभूषण है अर्थात सोने, चांदी या पत्थर, उन पर रंग जड़ना मीनाकारी कहलाती है। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाते हैं। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं विद्यार्थियों कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। वेरी इंपॉर्टेंट। कृपाल सिंह शेखावत वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। और मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार हैं विद्यार्थियों कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री भी विद्यार्थियों जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं और मीनाकारी के कुदरत सिंह हैं। दोनों के मैंने प्रसिद्ध कलाकार इसलिए लिखे हैं कि दोनों में से किसी ना किसी का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा टेराकोटा मृण शिल्प है। टेराकोटा क्या है विद्यार्थियों? मृण शिल्प। कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद का। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कई बार पढ़ा है हमने इस थेवा कला के बारे में, कई बार डिस्कस किया आपसे मैंने थेवा कला के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट थेवा कला। इसके जनक पूछा जाता है कई बार। इसके थेवा कला के क्या पूछा जाता है विद्यार्थियों? जनक। तो जनक है इसके नाथूजी सोनी। जनक कौन है विद्यार्थियों? नाथूजी सोनी। थेवा कला के जनक कौन है विद्यार्थियों? नाथूजी सोनी। एक हमने 2015 के एग्जाम में 2015 के पेपर में हमने एक प्रश्न देखा था कि महेश राज सोनी का संबंध किस कला से है? तो महेश राज सोनी का संबंध विद्यार्थियों थेवा कला से है। थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ब्लू पोट्री जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की और टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद की। तो ये थी हमारी चार मुख्य कलाएं। ये क्या थी? चार मुख्य कलाएं। उसके अलावा उस्ता कला है, उसके अलावा मथेड़ना कला है। कुछ कलाओं को मैंने लगभग सभी कलाएं आपको प्रश्नों में लेकर विस्तृत रूप से समझा दी हैं। इसके अलावा जो भी आगे कोई भी कला आएगी हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये था हमारा प्रश्न। मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए। ये मृणशिल्प होती हैं, मिट्टी की मूर्तियां होती हैं लोक देवी देवताओं की। थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी हैं, एक महेश राज जी सोनी भी हैं।
देवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत प्रमुख चित्रकार, ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। और मीनाकारी के कुदरत सिंह, मीनाकारी के विद्यार्थी कुदरत सिंह। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं? देखिए विद्यार्थियों, रणकपुर के जैन मंदिर देखिए, इन मंदिरों का निर्माण एक व्यापारी के द्वारा किया गया, मंदिरों का निर्माण व्यापारी के द्वारा करवाया गया, लेकिन मूल रूप से वित्तीय सहायता महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई। वित्तीय सहायता विद्यार्थियों किसके द्वारा दी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। और एक व्यापारी के द्वारा ये रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया। ये रणकपुर के जैन मंदिर विद्यार्थियों पाली जिले में आते हैं। किस जिले में आते हैं? पाली जिले में आते हैं। उसके अलावा इन मंदिरों में 1444 खंबे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में क्या है विद्यार्थियों? 1444 खंबे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है विद्यार्थियों? 1444 खंबे होने के बाद जो पूजा का मुख्य स्थान है, पूजा का क्या है विद्यार्थियों? मुख्य स्थान। इस मंदिर में पूजा का जो मुख्य स्थान है उसका जब हम दर्शन करते हैं किसी भी दिशा से हम दर्शन कर लें, इस 1444 खंभों में से एक भी खंभा हमारे दर्शन करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। अर्थात एक भी खंभा बीच में रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात बीच में नहीं आता है। हम किसी भी दिशा से खड़े होकर दर्शन करें तो 1444 खंभे में से एक भी खंभा हमें दर्शन करने से नहीं रोकता है। ये वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखिए आप कि 1444 खंभे होने के बाद भी उसकी कलाकृति देखिए आप कि किस तरीके से जब मुख्य स्थान का हम दर्शन करते हैं तो एक भी खंभा हमारे बीच में नहीं आता है। तो ये रणकपुर का जैन मंदिर है, वित्तीय सहायता महाराणा कुंभा ने दी। कई बार पूछा गया रणकपुर के जैन मंदिर एक व्यापारी के द्वारा बनवाए गए, लेकिन वित्तीय सहायता जमीन भी दी थी महाराणा कुंभा ने और उसके अलावा उनको धन वैभव भी दिया था। तो रणकपुर पाली के जैन मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों? पाली में। सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर है। सिरोही में क्या है? सिरोही में क्या विद्यार्थियों? देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर। सिरोही में क्या विद्यार्थियों? देलवाड़ा के जैन मंदिर। आपसे पूछा जाए देलवाड़ा के जैन मंदिर किस जिले में है तो सिरोही में। राजसमंद में श्रीनाथ जी हैं। राजसमंद में क्या है विद्यार्थियों? श्रीनाथ जी। राजसमंद में क्या है? श्रीनाथ जी हैं। नाथ द्वारा राजसमंद श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है और उदयपुर में जगदीश मंदिर है। उदयपुर में क्या है विद्यार्थियों? जगदीश मंदिर, जिसको स्वप्न में बना मंदिर बोलते हैं, जगत सिंह ने जिसका निर्माण कराया। और उसके अलावा कैलाशपुरी मंदिर है। उसके अलावा क्या है विद्यार्थियों? एकलिंग जी का कैलाशपुरी में मंदिर है, तो कैलाशपुरी मंदिर है और जगदीश मंदिर है। इसको स्वप्न में बना मंदिर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वप्न में बना मंदिर। जगत सिंह ने इसका निर्माण कराया। और कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया विद्यार्थियों? बप्पा रावल ने। तो ये था हमारा एक प्रश्न, उससे संबंधित इतने सारे कंसेप्ट। रणकपुर के मंदिर किस जिले में स्थित है तो पाली में। सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, पाली में रणकपुर के जैन मंदिर, उदयपुर में कैलाशपुरी और जगदीश मंदिर। तो ये था एक प्रश्न और उससे संबंधित कंसेप्ट। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? हमारे ऑप्शन देखिए, श्रीगंगानगर, ब्यावर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। श्रीगंगानगर, ब्यावर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल सेठ दामोदर दास के द्वारा, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल सेठ दामोदर दास के द्वारा, सेठ दामोदर दास के द्वारा 1889 में ब्यावर अजमेर में, ब्यावर कहाँ? अजमेर में स्थापित की गई। ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई। सेठ दामोदर दास के द्वारा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल सेठ दामोदर दास के द्वारा 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई। कई बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है।
क्या है, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसका नाम पूछा जाता है कई बार, तो द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स। देखिए कई बार इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम क्या है, द कृष्णा मिल्स। स्थापित कब की गई, 1889 में, और कहाँ पे, अजमेर में। कहाँ पे, ब्यावर अजमेर में। किसके द्वारा, सेठ दामोदर दास के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ब्यावर अजमेर। इसका उत्तर ब्यावर अजमेर। उसके अलावा श्रीगंगानगर हमें ऑप्शन में दिया है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका ये सन याद रखना और नाम याद रखना। किसने स्थापित करवाई, सेठ दामोदर दास ने, और सन 1889, और द कृष्णा मिल्स। चलिए विद्यार्थियों, ये अभी पीछे पढ़ के आए हम, राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है विद्यार्थियों, भीलवाड़ा। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। चलिए इसी कलर को रहने देते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या है विद्यार्थियों, भीलवाड़ा। अजमेर को राजस्थान का हृदय बोलते हैं। देखिए ये उपनाम है, बीएसटीसी के एग्जाम में आप किसी भी पेपर को देख लो पुराने को, एक उपनाम पूछा जाता है, एक उसका उपनाम किसी भी जिले का पूछा जाता है। तो राजस्थान का हृदय क्या है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय क्या है, अजमेर है। भीलवाड़ा क्या है, मैनचेस्टर। भीलवाड़ा क्या है, मैनचेस्टर। भीलवाड़ा क्या है विद्यार्थियों, मैनचेस्टर है। और जयपुर क्या है, गुलाबी नगरी। जयपुर क्या है विद्यार्थियों, गुलाबी नगरी। गुलाबी शहर जयपुर को ही कहा जाता है, या गुलाबी नगरी। देखिए विद्यार्थियों, प्रिंस अल्बर्ट का आगमन हुआ था जयपुर में। उनके स्वागत के लिए राम सिंह द्वितीय जब जयपुर के शासक थे, तो उन्होंने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। तो किसके आगमन पर, कभी कभी पूछता है, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। जब से जयपुर का नाम क्या पड़ गया, गुलाबी नगरी। और जालौर को सुवर्ण नगरी बोलते हैं। जालौर को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, सुवर्ण, एक मिनट, सुवर्णगिरी। जालौर को क्या बोलते हैं, सुवर्णगिरी बोलते हैं। जालौर को सुवर्णगिरी बोलते हैं। एक है विद्यार्थियों, एक है स्वर्णगिरी। एक क्या है विद्यार्थियों, स्वर्णगिरी। जालौर को तो सुवर्णगिरी बोलते हैं, लेकिन स्वर्णगिरी किसको बोलते हैं विद्यार्थियों, स्वर्णगिरी बोलते हैं जैसलमेर को। स्वर्णगिरी किसको बोलते हैं विद्यार्थियों, जैसलमेर को। देखिए विद्यार्थियों, जैसलमेर को स्वर्णगिरी बोलते हैं, जबकि सुवर्णगिरी जालौर को बोलते हैं, और सूर्यनगरी जोधपुर को बोलते हैं। ये आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक पेज में उतार लें। सूर्यनगरी जोधपुर है विद्यार्थियों, सूर्यनगरी क्या है, जोधपुर है। और अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर। अन्न का कटोरा पिछली क्लास में हमने पिछले प्रश्न में देखा, श्रीगंगानगर। सूर्यनगरी जोधपुर है। उसके बाद शिक्षा नगरी कोटा। शिक्षा नगरी क्या है विद्यार्थियों, कोटा। शिक्षा नगरी क्या है, कोटा। ठीक है। ये जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं। जोधपुर को और क्या बोलते हैं, मारवाड़ भी बोलते हैं, सूर्यनगरी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सूर्यनगरी भी बोलते हैं। तो ये थे कुछ उपनाम जो महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं। सूर्यनगरी जोधपुर याद रखना, जैसलमेर नहीं है। जैसलमेर क्या है, स्वर्णनगरी। जैसलमेर क्या है, स्वर्णगिरी। जैसलमेर क्या है, स्वर्णगिरी। और सुवर्णगिरी जालौर है। सुवर्णगिरी क्या है, जालौर है। जयपुर है गुलाबी नगरी, और अजमेर है राजस्थान का हृदय। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया, तो वो किया था विद्यार्थियों कोटा रियासत ने। किस रियासत ने किया, कोटा रियासत ने। कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह। कौन थे, कोटा रियासत के शासक कौन थे, भीम सिंह। भीम सिंह के द्वारा राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास किया गया। उसके अलावा भीम सिंह को द्वितीय चरण में राज प्रमुख बनाया। पूछा जाए द्वितीय चरण के राज प्रमुख, द्वितीय चरण के राज प्रमुख, द्वितीय चरण के राज प्रमुख कौन है विद्यार्थियों, भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बनाया गया, द्वितीय चरण का राज प्रमुख बनाया गया। तो प्रथम प्रयास किसने किया, भीम सिंह ने किया, कोटा रियासत ने किया। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 8, 33 7, 10 50 और 7 33। 28 8, 33 7, 10 50 या 7 33। उसने कहा है, पहले हमसे पूछा है संभाग, पहले क्या पूछा है संभाग, उसके बाद क्या पूछा है जिले। तो पहले क्या देखेंगे हम संभाग, उसके बाद क्या देखेंगे जिले। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को देखते हुए जो 12वीं से बच्चे निकले हैं, जो जिन्होंने इस साल ही 12वीं पास की है या पिछली साल 12वीं पास की थी, इस बार दूसरी बार वो BSTC का एग्जाम दे रहे हैं, वो सभी बहुत भ्रमित हो रहे हैं। वो सभी क्या हो रहे हैं विद्यार्थियों? बहुत भ्रमित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नोट लगा के आप लिखिए कैसे हो रहे हैं, मैं समझाऊं। नोट लगा के आप लिखिए, नोट लगा के लिखिए कि 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने 19 नए जिले 19 नए जिले एवं 19 नए जिले एवं 3 नए संभाग 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी या की है। देखिए विद्यार्थियों, भ्रमित कैसे हो रहे हैं आप समझिए। कब डेट याद रखिए, 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने 19 नए जिले, कितने? 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। घोषणा की है विद्यार्थियों, बनाए नहीं गई हैं, गठन नहीं हुआ है। गठन होना अलग चीज है, घोषणा होना अलग चीज है। अभी क्या हुई है? घोषणा हुई है। अब इसको देखिए आप कि राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या है 28 8, 33 7, 10 50। 10 50 इसको देखते ही 10 जो 12वीं से बच्चे इस साल निकले हैं या एक साल ही उनको हुआ है, ज़्यादा जीके उन्होंने नहीं पढ़ा या ज़्यादा वो जीके से नहीं जुड़े हैं, वो इसको करेक्ट करेंगे। वो किसको करेक्ट करेंगे? इसको, जबकि ये पूर्णतः गलत है, अभी बने नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि गठन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? घोषणा हुई है। घोषणा अलग चीज़ है और गठन अलग चीज़ है। तो अभी कितने जिले हैं? अभी कितने संभाग हैं? 7। अभी संभाग कितने हैं? 7। और जिले कितने हैं? 33। जिले कितने हैं? 33। इसमें अभी भी वही है, नवीन जिला पूछे, अभी भी वही आंकड़ा है। नवीन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। नवीन जिला कौन सा है विद्यार्थियों? प्रतापगढ़। नवीन जिला प्रतापगढ़। नहीं तो आप जयपुर कर दो, नहीं तो आप दूर कर दो या किसी भी क्षेत्र को नवीन जिला कर दो। नहीं, अभी क्या है? नवीन जिला क्या है भाई? प्रतापगढ़ है। तो राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जो कि पुराना है। और ये नहीं हुआ अभी, 10 संभाग और 50 जिले अभी बने नहीं हैं। घोषणा हुई है, जैसे बनेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी बने नहीं है। अभी क्या है? 7 संभाग है। अभी क्या है विद्यार्थियों? 7 संभाग और 33 जिले हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है, गठन करने की नहीं कहा है। गठन करना अलग चीज है। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र किस शैली के प्रसिद्ध हैं? शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र किस शैली के प्रसिद्ध हैं? देखिए विद्यार्थियों, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जयपुर शैली के, देवगढ़ शैली के, कोटा शैली के या बूंदी शैली के। शिकार करती हुई महिलाओं के दृश्य। देखिए विद्यार्थियों, जयपुर शैली को यदि हम देखें तो जयपुर शैली में एक चित्रकार है। जयपुर शैली में कौन है विद्यार्थियों? चित्रकार, उनका नाम है साहिब राम। उनका नाम क्या है? साहिब राम। उनका नाम क्या है? साहिब राम। जयपुर शैली के एक चित्रकार है, उनका नाम क्या है? साहिब राम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहिब राम ने प्रथम बार, साहिब राम ने पहली बार आदमकद चित्र बनाए। क्या बनाए? आदमकद चित्र। आदमकद चित्रों का चित्रांकन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? साहिब राम। साहिब राम का संबंध जयपुर चित्र शैली से। साहिब राम का संबंध किससे? जयपुर चित्र शैली से। साहिब राम ने क्या बनाए? आदमकद चित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाएगा। पहली बार आदमकद चित्र किसने बनाए? साहिब राम ने। देखिए आदमकद चित्र होते क्या हैं? पहले जो चित्रकार थे वो क्या करते थे, हमारा जैसे पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उससे उसके जैसा चित्र बनाते थे, जैसे सिर्फ फेस या थोड़ा सा शोल्डर वगैरह शो करते थे।
तो वो एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसका चित्र बनाते आ रहे थे पुराने जो जितने भी चित्रकार हैं। उसके बाद व्यक्ति आते हैं कौन, साहिब राम। कौन आते हैं, साहिब राम। इन्होंने पहली बार आदम कद चित्र बनाए। आदम कद, कद मतलब लंबाई, कद मतलब लंबाई, और आदम मतलब व्यक्ति की। तो व्यक्ति की पूर्ण रूप से लंबाई चौड़ाई सबसे संबंधित चित्र किसने बनाए, साहिब राम ने। तो आदम का चित्र किसने बनाए, साहिब राम ने। आपको समझ में आया, अर्थात फुल फोटो। इनको पोर्ट्रेट फोटो भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट फोटो। तो पोर्ट्रेट फोटो और आदम का चित्र किसने बनाए, साहिब राम ने। तो ये हुई जयपुर शैली। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है विद्यार्थियों, श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। देखिए विद्यार्थियों, देवगढ़ शैली में से यदि प्रश्न आते हैं तो पहला प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया, श्रीधर अंधारे। उसके अलावा भी यदि प्रश्न आए तो देवगढ़ शैली में सर्वाधिक दरबारी दृश्यों का चित्रांकन हुआ है। किसका, दरबारी दृश्यों का। दरबारी दृश्यों का है, या फिर हम दरबारी दृश्यों को कह सकते हैं सामंती वैभव का। दरबारी दृश्यों को क्या बोल सकते हैं, सामंती वैभव। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि देवगढ़ शैली से या तो ये पूछा जाता है कि इनको प्रकाश में कौन लाया, तो श्रीधर अंधारे, और या फिर देवगढ़ चित्र शैली से ये पूछा जाता है कि इस शैली में किस कला से संबंधित या किस कलाकृति से संबंधित चित्र बने, तो दरबारी दृश्यों का चित्रांकन हुआ है। यदि ऑप्शन में दरबारी दृश्य ना मिले तो सामंती वैभव, सामंती वैभव का चित्रांकन हुआ है। दरबारी दृश्य अर्थात राजा बैठा है, उसके पूरे सैनिक जो मंडल है वो पूरा बैठा है। तो दरबारी दृश्यों का या सामंती वैभव के चित्रांकन किसमें मिलता है, देवगढ़ चित्र शैली में। तो ये आपकी देवगढ़ हुई। उसके बाद यदि हम कोटा को देखें, कोटा को देखें तो कोटा में शिकार करती हुई महिलाओं के चित्रों का चित्रांकन किसमें हुआ है, कोटा में। कोटा को बोलते हैं विद्यार्थी शिकार शैली। कोटा को क्या बोलते हैं, शिकार शैली। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शिकार शैली है। शिकार शैली विद्यार्थियों कोटा है। शिकार शैली कौन सी है विद्यार्थियों, कोटा है। और इसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। महिलाओं को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो शिकार शैली कौन सी है, कोटा है। उसके बाद यदि हम देखें बूंदी, बूंदी को बोलते हैं पक्षी शैली। बूंदी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, पक्षी शैली। इसके अलावा बूंदी में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट तो फैक्ट ये है कि यहाँ चित्रशाला स्थित है। यहाँ क्या है बूंदी में विद्यार्थियों, चित्रशाला। बूंदी में क्या है विद्यार्थियों, चित्रशाला है। और इसका निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। ये और भी इंपॉर्टेंट है। चित्रशाला कहाँ स्थापित है, बूंदी में। चित्रशाला कहाँ है विद्यार्थियों, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया है, उम्मेद सिंह ने। निर्माण किसने करवाया है, उम्मेद सिंह ने। हमारे सामने 4 ऑप्शन थे, उन चारों से संबंधित हमने लगभग 10 कंसेप्ट समझ लिए। उन चारों से संबंधित 10 कंसेप्ट समझ लिए। देखिए विद्यार्थियों, जयपुर हमने देखा साहिब राम जो चित्रकार थे उन्होंने आदम का चित्र बनाए, पहली बार पोर्ट्रेट चित्र बनाए, आदम का चित्र बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय तो श्रीधर अंधारे को जाता है, लेकिन देवगढ़ चित्र शैली में दरबारी दृश्यों का चित्र बना, सामंती वैभव के चित्र बने। उसके अलावा कोटा में हमने देखा कि शिकार करती हुई महिलाओं के दृश्यों का चित्रांकन किसमें हुआ, कोटा शैली में। उसके अलावा इसको शिकार शैली कहा जाता है। और बूंदी में हमने देखा कि इसमें चित्रशाला स्थित है। बूंदी में क्या है, चित्रशाला, और जिसका निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने। तो देखिए विद्यार्थियों, ये था एक प्रश्न, उससे संबंधित 10 कंसेप्ट। यदि आपको वास्तविक रूप से इस तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत मेहनत लगती है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप भी मेहनत कर रहे हो पढ़ने में, लेकिन क्या है कि सब्सक्राइब और लाइक से हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, हमें एक सहानुभूति होती है कि चलिए हम जो काम कर रहे हैं वो एक नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच रहा है। उसके अलावा वो उसको लाइक कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ये हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बागड़ प्रदेश में सम्मिलित जिला नहीं है। बागड़ प्रदेश में सम्मिलित जिला नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, जब आपकी ज्योग्राफी की क्लास लगी हुई तो उसमें आपको जो क्षेत्र है राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित वो दिशा या उसका स्थिति आपको समझा दी गई होगी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बागड़ प्रदेश में सम्मिलित जिला नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है उसको बागड़ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, बागड़ बोलते हैं,
यहाँ से राजस्थान में अरावली निकल रही है। अरावली कहाँ से निकल रही है? सिरोही से झुंझुनू तक। अरावली कहाँ से निकल रही है विद्यार्थी? सिरोही से झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली निकल रही। तो बागड़ किसको बोलते हैं? राजस्थान के दक्षिणतम भाग में। दक्षिणतम भाग में 3 जिले आते हैं मूल रूप से। एक आता है विद्यार्थियों बांसवाड़ा, एक क्या आता है? बांसवाड़ा, उसके ऊपर डूंगरपुर आता है, उसके ऊपर क्या आता है? डूंगरपुर, और इन दोनों के साइड में आता है प्रतापगढ़, अर्थात पूरब में क्या आता है? इन दोनों के प्रतापगढ़ आता है। तो ये तीनों जिले बागड़ प्रदेश का निर्माण करते हैं। इन तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बागड़ कहते हैं। तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बागड़ कहते हैं। उदयपुर यहाँ आता है। उदयपुर कहाँ आता है? डूंगरपुर से ऊपर क्या उदयपुर है। तो देखिए आप पहला ऑप्शन दिया उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो हमने देखा प्रतापगढ़ इसमें आता है बागड़ में, डूंगरपुर भी इसमें आता है और बांसवाड़ा भी इसमें आता है। क्या नहीं आता? उदयपुर नहीं आता। तो फिर उदयपुर किस में आता है? उदयपुर विद्यार्थियों मेवाड़ में आता है। उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ में। उदयपुर किस प्रदेश में आता है? मेवाड़ में आता है। उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा है, ये सब मेवाड़ के हिस्से हैं। जबकि बागड़ के हिस्से क्या है? बागड़ के हिस्से बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। तो चलिए विद्यार्थियों इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कौन है? प्रश्न पूछा है हमसे। ऑप्शन 1 दे रखा है उसने सूर्यमल मिश्र ने, ऑप्शन 2 दे रखा है मुनत नैंसी है, ऑप्शन 3 दे रखा है जयानक भट्ट ने। राजस्थान का अबुल फजल, देखिए विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल मुनत नैंसी को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? मुनत नैंसी को कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा सबके बारे में एक एक दो रचनाएं देखते हैं हम, क्योंकि विद्यार्थियों पिछले 2-4 वर्षों से 2 या 3 वर्षों से राजस्थानी संस्कृति से अर्थात राजस्थानी भाषा एवं बोली से, साहित्य से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न आ रहे हैं तो उनमें या तो वो रचनाएं पूछता है या राजस्थानी जो भाषा है, जैसे बागड़ी भाषा है, बागड़ प्रदेश अभी हमने देखा तो उसमें बोली जाती है, तो उस पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा, या ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, या हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है। इस तरह के प्रश्न एक राजस्थान से संबंधित सामान्य जानकारी आपको हो, इसलिए बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो देखिए ये प्रश्न है कि अबुल फजल किसको बोलते हैं? तो मुनत नैंसी को बोलते हैं। लेकिन सूर्यमल मिश्रण के विद्यार्थियों एक रचना है वीर सतसई, बहुत पूछी जाती है, वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना है? वीर सतसई। वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। उसके अलावा एक और रचना है इनकी वंश भास्कर। तो हमने 2 रचनाएं किसकी पढ़ी? सूर्यमल मिश्रण की। आप थोड़ा इनको याद जरूर कीजिए क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो वीर सतसई और वंश भास्कर किसकी रचना है विद्यार्थियों? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। मुनत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो यही है। उसके अलावा मुनत नैंसी ने की रचना है एक मारवाड़ रा परगना री विगत। मुनत नैंसी की कौन सी है? मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो मुनत नैंसी कौन सी है? मारवाड़ रा परगनारी विगत। एक ये मुनत नैंसी की है। उसके अलावा ये तो फर्स्ट हो गई। उसके अलावा एक और है मुनत नैंसी की, एक और है। एक और कौन सी है? नैणसी री ख्यात। नैणसी री ख्यात। मुनत नैंसी की एक और रचना कौन सी है विद्यार्थियों? नैणसी री ख्यात। तो ये सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई और वंश भास्कर, और मुनत नैंसी की मारवाड़ परगनारी विगत और नैणसी री ख्यात। जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज विजय। जयानक भट्ट की कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धय की है। दोनों में बहुत कंफ्यूज करता है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धय की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है विद्यार्थियों? चंद्रवर्धय की है। तो ये कुछ रचनाएं थी, बहुत सारी रचनाएं वैसे राजस्थान में, लेकिन सामान्य रूप से बहुत बार पूछी गई हैं। एक सूर्यमल मिश्रण की पूछी जाती हैं, एक राजस्थान के अबुल फजल यानी मुनत नैंसी की पूछी जाती हैं, और एक ये दोनों में से कोई सी पूछी जाती है। तो राजस्थान पृथ्वीराज विजय या फिर पृथ्वीराज रासो। तो चलिए विद्यार्थियों इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम।
देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर है? देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, या पूछना क्या चाह रहा है कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार, उसने पूछा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार। तो देखिए ये दक्षिण है, ये क्या है? पूर्वी। दक्षिण पूर्वी पठार पूछा है, मतलब यहाँ क्या आता है? हाड़ौती का पठार। क्या आता है विद्यार्थियों? तो वो पूछ क्या रहा है हमसे? हाड़ौती का पठार पूछ क्या रहा है विद्यार्थियों। यदि आप इस तरीके से एक बार मैप बनाना सीखिए, मैप बनाइए पेपर में हमेशा। यदि ज्योग्राफी के प्रश्न है तो आप हमेशा मैप बनाइए। उससे क्या होता है कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट रहता है कि ये बागल प्रदेश है, ये शेखावाटी प्रदेश है, ये मरु प्रदेश है, या ये पूर्वी मैदान है। इस तरीके से मैप बनाने से हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहता है, तो इससे क्या है, प्रश्न गलत होने के चांस कम रहते हैं। तो एक बार मैप जरूर बनाइए, कैसा भी टूटा फटा इस तरीके से, या कुछ भी आप तो ऐसे कर लीजिए। राजस्थान का मैप ऐसे कर लीजिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, बस क्लियर, बस क्लियर। और आप इसमें ये दक्षिणी पठार है, ये इधर पूर्वी मैदान है, ये इधर मरुस्थल है पूरा, ये इधर से अरावली काट दीजिए, मतलब आपके जो समझ में आए उस हिसाब से। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न पढ़ते हैं हमारा। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? देखिए विद्यार्थी, यहाँ से राजस्थान में अरावली निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है? अरावली। राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है। प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में बांटा है, लेकिन सामान्य रूप से ज्योग्राफिकल रूप से हम पढ़ते हैं तो 4 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने बताया मरुस्थल, पहला कौन सा बताया उन्होंने? मरुस्थल सामान्य रूप से। दूसरा अरावली, दूसरा क्या है? अरावली। तीसरा है पूर्वी मैदान, तीसरा क्या है विद्यार्थी? पूर्वी मैदान। और चौथा हाड़ौती का पठार। तो ये राजस्थान का भौतिक विभाजन है। देखिए उसने हमें ऑप्शन दिए 61.11%, 9%, 23% और 6.89%। देखिए विद्यार्थियों, तो हमें जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार सारे ऑप्शन क्रम से हैं। एक बार में आपको याद होंगे, कैसे याद होंगे? 61.11% राजस्थान में मरुस्थल अपना हिस्सा रखता है। मरुस्थल का हिस्सा कितना है? 61.11। मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61.11। अगला नेक्स्ट है 9%। नेक्स्ट क्या है? 9% पे अरावली है। पूर्वी मैदान 23 है। पूर्वी मैदान कितना है? 23%। और हाड़ौती का पठार 6.89। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 6.89। क्या है? हाड़ौती का पठार। देखिए याद कैसे करनी है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? मरुस्थल है 61.11। तो सर्वाधिक क्या है? मरुस्थल है, ये 61 है। इसको राउंड फिगर में हमको क्या करना है? 70 करना है। 61 को क्या करना है? 70 करने के लिए कितने जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। 70 करने के लिए कितने जोड़ेंगे? 9। तो अरावली अगला प्रदेश का परसेंट कितना है? 9%। अरावली का परसेंट कितना है? 9%। भाई समझिए मेरी बात कि जो 61% है मरुस्थल, उसको हमको 70 करना है। और 70 करने के लिए इसमें कितना जोड़ें? तो 9% जोड़ो सर। 61 में 9 जोड़ो, जब कितने होंगे? 70। तो हमने 9 जोड़ा, तो क्या हो गया? 9% किसका है? अरावली का। अब इन दोनों को मिला के हमको तीसरा बनाना है। किसको? इसको और इसको मिला के, मतलब मरुस्थल और अरावली को मिलाकर हमको तीसरा बनाना है। तो इन दोनों को मिलाकर, तो ये 2, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है? तीसरा बनाना है हमें। तो 23% क्या है? पूर्वी मैदान। आपको समझ में आया भाई? इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को? मरुस्थल को और अरावली को मिलाकर हमको तीसरा बनाना है। तो 2 और 3 23%, तीसरा बना दिया हमने। उसके बाद बाकी बचा वो क्या है? हाड़ौती का पठार। बाकी बचा वो क्या है विद्यार्थियों? हाड़ौती का पठार। तो इस तरीके से याद कीजिए आप। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। मरुस्थल 61.11% है, 61% है। इसको हमको 70 करना है। तो कितना जोड़ें सर? कितना जोड़ें? 9 जोड़ो सर। 9 जोड़ो भाई। 9 जोड़ा तो 9 अरावली का डाटा आ गया। 9 कितना प्रतिशत? अरावली प्रतिशत अपना क्षेत्रफल रखती है। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर सर हमको तीसरा बनाना है। इन दोनों को मिलाकर तीसरा बनाना है, अर्थात पूर्वी मैदान बनाना है। तो दोनों को अर्थात 2, और बनाना कौन सा है? तीसरा बनाना है सर। तो 23 क्या है? पूर्वी मैदान। उसके बाद बाकी बचा हाड़ौती का पठार। तो ये कंसेप्ट था, याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी। बाकी इसका उत्तर 6.89। ये मरुस्थल है। इतने भूभाग पर क्या है? मरुस्थल। अभी हमने देखा। इतने पे अरावली, इतने पे क्या है? अरावली। और ये क्या है? मैदान। ये क्या है? मैदान। और ये क्या है? हाड़ौती। ठीक है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी, और ये डाटा भी लिख रहा सामने। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में किसको मानसून का जुआ कहते हैं? राजस्थान में
किसको मानसून का जुआ कहते हैं? मृदा को कहते हैं, जलवायु को कहते हैं, वनस्पति को कहते हैं या कृषि को कहते हैं? राजस्थान में किसको मानसून का जुआ कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अधिकांशतः बारिश कम आती है। राजस्थान में अधिकांशतः बारिश क्या होती है? कम होती है, इसलिए मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। मानसून का जुआ किसको कहते हैं? कृषि को। जुआ अर्थात एक जुआ है, मतलब एक जुए का खेल है कि भाई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो। बारिश हो गई अच्छी तो हो जाएगी कृषि, नहीं हुई तो नहीं होगी। तो मानसून का जुआ क्या है? कृषि है। लेकिन कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि मानसून की प्रकृति राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मानसून की प्रकृति मतलब कैसी प्रकृति का है, कैसे स्वभाव का है मानसून राजस्थान में? तो देखिए आप, राजस्थान के मानसून की प्रकृति कैसी है? देरी से आना। सारे राज्यों में बारिश हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान में होगी। पहले पूरे राज्यों में बारिश हो जाएगी, उसके बाद किस में होगी? राजस्थान में। और जल्दी जाना, सब में बारिश हो ही रही है, उससे पहले मानसून चला गया। तो इसकी प्रकृति कैसी है? देरी से आना, देरी से तो आता है, देरी से आना एवं जल्दी चले जाना, समय से पहले, ऐसे लिखो, समय से पहले लौट जाना, देरी से आना एवं समय से पहले लौटना। तो ये राजस्थान के मानसून की प्रकृति है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के मानसून की प्रकृति कैसी है? भाई देरी से तो आता है हमारे यहाँ मानसून, सब राज्यों में हो गई, उसके बाद राजस्थान में पानी आया है, और समय से पहले ही लौट जाता है। समय से पहले क्या हो जाता है? लौट जाता है। सभी राज्यों में बारिश ही हो रही है, हमारे यहाँ सूखा पड़ने लगता है। तो ये था, ये जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, मानसून का जुआ कृषि है। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? देखिए सोलर पार्क ये राजस्थान का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये किसका है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये नाम है भडला। नाम क्या है विद्यार्थियों? भडला। स्थापित कहाँ किया गया? जोधपुर में। स्थापित कहाँ किया गया विद्यार्थी? जोधपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला, जोधपुर में। या राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है विद्यार्थियों? जोधपुर में। समझ में आया आपको कंसेप्ट? भाई एशिया का या राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला है, कहाँ है? जोधपुर में। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रशस्ति किसने लगवाई? राज प्रशस्ति किसने लगवाई? देखिए तेज सिंह ने लगवाई, राज सिंह ने लगवाई, महाराणा कुंभा ने लगवाई या महाराणा मोगल ने लगवाई? राज प्रशस्ति किसने लगवाई? देखिए विद्यार्थी, राज प्रशस्ति को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है। एक राज प्रशस्ति, एक बिजोलिया शिलालेख है, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज प्रशस्ति, देखिए विद्यार्थी, राज प्रशस्ति कहाँ है? राजसमंद जिले में है। कहाँ है? राज प्रशस्ति कहाँ लगी है? राजसमंद जिले में। और राजसमंद झील पर, राजसमंद जिले में, और किस झील पर? राजसमंद झील पर। और राजसमंद झील पर, राजसमंद जिले में और राजसमंद झील पर। राजसमंद झील के पर 9 चौकी की पाल है विद्यार्थियों। क्या है? 9 चौकी की पाल। राजसमंद झील पर क्या है? 9 चौकी की पाल। इस पर क्या लगी है? राज प्रशस्ति। इस पर क्या लगी है विद्यार्थियों? राज प्रशस्ति। ये विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है, विश्व का सबसे बड़ा शिला अभिलेख है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? पत्थरों पर लिखा हुआ अभिलेख है। तो 9 चौकी की पाल, 9 चौकी की पाल कहाँ पर है? राजसमंद झील में, राजसमंद जिले में। और उस पर क्या लगी है? राज प्रशस्ति। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप, अब इसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने लगवाई? पूछा क्या है हमसे? किसने लगवाई? तो लगवाई थी विद्यार्थी राज सिंह ने। लगवाई किसने? राज सिंह ने। लगवाई किसने विद्यार्थियों? राज सिंह ने। राज प्रशस्ति लगवाई राज सिंह ने। कहाँ लगवाई? राजसमंद झील, राजसमंद जिले, राजसमंद झील के 9 चौकी की पाल पर और राजसमंद जिले में राज प्रशस्ति लगवाई। कई बार इसके लेखक पूछा जाता है।
राज प्रशस्ति के लेखक पूछा जाता है। तो लेखक है विद्यार्थियों रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है विद्यार्थियों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो राज प्रशस्ति राज सिंह ने लगवाई राजसमंद झील पर, राजसमंद जिले में, और नौचौकी की पाल पर। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो इसका उत्तर आपको मिल गया राज सिंह। उसके अलावा हमें तेज सिंह दे रखा है। उसके अलावा क्या दे रखा है विद्यार्थियों? तेज सिंह। तो देखिए थोड़ा सा तेज सिंह के बारे में कंसेप्ट पढ़ते हैं। तेज सिंह का एक महत्वपूर्ण कला संस्कृति में महत्वपूर्ण इतिहास है। तेज सिंह का क्या है? एक अपने आप में महत्वपूर्ण इतिहास है। थोड़ा उसको देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अंदर हम नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से तेज सिंह को देख लेते हैं। तेज सिंह, देखिए विद्यार्थी, तेज सिंह थे ना, उनके काल में, तेज सिंह के काल में राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ का चित्रांकन हुआ। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ किसके काल में चित्रित हुआ? तो तेज सिंह के काल में। उस ग्रंथ का नाम है विद्यार्थियों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखिए विद्यार्थियों, तेज सिंह के काल में राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है ये। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। क्या है? इंपोर्टेंट। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ क्या नाम है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेरे साथ आप भी बोलिए, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है, तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ। उसके अलावा इसके यदि हम रचनाकार या कलाकार या चित्रकार देखें, इसके चित्रकार देखें तो चित्रकार है विद्यार्थी कमलचंद। चित्रकार कौन है विद्यार्थी? कमलचंद। चित्रकार कौन है इसके? कमलचंद। तो कमलचंद के द्वारा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन तेज सिंह के काल में हुआ, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। आपको समझ में आया कंसेप्ट? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ। काल किसका है? तेज सिंह का। और चित्रकार कौन है? कमलचंद। चित्रकार कौन है विद्यार्थी? कमलचंद। तो चलिए विद्यार्थी, जो हमारा प्रश्न था उस पर चलते हैं। तो राज प्रशस्ति किसने लगवाई? राज सिंह ने। तेज सिंह के समय में कमलचंद ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की। महाराणा कुंभा से तो बहुत सारे फैक्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो ज़्यादा आपको मैं इनके डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। बाकी कभी जब इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा मैं इतिहास, तो उस टाइम महाराणा कुंभा को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप है, महाराणा मोकल है, उसके बाद राज सिंह है, बीकानेर के राठौड़ वंशों का इतिहास है, जालोर के जो पाली नाडोल के चौहान जहाँ जालोर पहुँच गए थे उनका भी इतिहास है। बहुत सारा कंसेप्ट में इतिहास पढ़ाता हूँ, कला संस्कृति पढ़ाता हूँ। तो जब समय आएगा तो हम इन सबको पढ़ेंगे। अभी आप जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आनंद लें। तो महाराणा कुंभा के बारे में कई इतिहास है। महाराणा मोकल कुंभा के पिताजी। महाराणा मोकल कौन है? कुंभा के पिताजी। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए विद्यार्थियों, आपको इस पेपर को देख के लग रहा होगा कि ज़्यादातर सर प्रश्न कला संस्कृति से लाते हैं। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, कला संस्कृति से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो एग्ज़ाम है, राजस्थान की जो सरकार है जो एग्ज़ाम कराती हैं, उनका ये मानना है, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, कि यदि राजस्थान के बच्चे को सामान्य राजस्थान का भी ज्ञान नहीं है, राजस्थान के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, राजस्थान की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, कला संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो फिर उनको किसी भी जॉब या किसी भी नौकरी सरकारी सेवाओं में लेने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए राजस्थान से संबंधित जो कला संस्कृति है, भाषा है, साहित्य है, उसके प्रश्न ज़्यादा लिए जाते हैं। ये आजकल ज़्यादा लिए जाते हैं। पहले भूगोल के लिए जाते थे, लेकिन अब इन सब के ज़्यादा लिए जाते हैं। तो फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़, भीलवाड़ा, देवगढ़, मोलेला। किशनगढ़, भीलवाड़ा, देवगढ़, मोलेला। फल चित्रण के लिए क्या प्रसिद्ध है? किशनगढ़, भीलवाड़ा, देवगढ़, मोलेला। तो फल चित्रण के लिए विद्यार्थियों एक नाम आता है सायपुरा भीलवाड़ा। फल चित्रण के लिए क्या प्रसिद्ध है? सायपुरा भीलवाड़ा। लेकिन किशनगढ़ के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं विदा लूंगा आपसे। थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए। किशनगढ़ शैली।
किशनगढ़ शैली। देखिए विद्यार्थी, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रांकन हुआ, बहुत बार पूछा गया है और बीएसटीसी के लिए तो ये पूछा ही जाएगा हमेशा। बनी ठनी का चित्रांकन कहाँ हुआ? किशनगढ़ शैली में। किसने किया बनी ठनी का? मोर ध्वज निहाल चंद। किसने किया विद्यार्थी? मोर ध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ चित्र शैली है, उसमें किसका चित्रांकन हुआ? बनी ठनी का। किसका चित्रांकन हुआ? बनी ठनी का। और किसने किया? मोर ध्वज निहाल चंद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चित्रकला की महत्वपूर्ण, यदि नज़रिए से हम देखें, चित्रकला के नज़रिए से देखें तो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको ये बनी ठनी को, किसको? बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा। समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो बनी ठनी चित्रांकन है ना, ये चित्र है, इसको क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली। और चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद। आप तो सिर्फ निहाल चंद याद रख लो, मोर ध्वज याद रख लो। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रांकन किया गया, जिसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। बस। शासक पूछा जाता है सावंत सिंह। शासक कौन है? सावंत सिंह। सावंत है ये विद्यार्थी। शासक कौन है? सावंत सिंह। इसको नागरी दास बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? नागरी दास। सावंत सिंह शासक था। बनी ठनी का चित्रांकन हुआ मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, भारत की उसको क्या कहा? मोनालिसा कहा। ये किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है। प्रश्न समझिए, चित्र है या महत्वपूर्ण तथ्य है। किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए, सायपुरा भीलवाड़ा हमारे सामने जो ऑप्शन है, तो इसका फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध क्या है? सायपुरा भीलवाड़ा। फल चित्रण के लिए क्या प्रसिद्ध है विद्यार्थी? सायपुरा भीलवाड़ा। देवगढ़ शैली हमने अभी देखी, सीलधर अंधार, इनको प्रकाश में लाए। सामंती वैभव के चित्र बने, दरबारी वैभव के चित्र बने, दरबारी दृश्यों से संबंधित चित्र देवगढ़। मौलेला टेरीकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए विद्यार्थियों? टेरीकोटा के लिए। टेरीकोटा होती है मिट्टी से की देवी देवताओं की लोकप्रिय मूर्तियां। क्या होती हैं? टेरीकोटा होती हैं। तो ये मैं आपके लिए कुछ कंसेप्ट लेकर आया था प्यारे विद्यार्थियों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपका जो जीके का जो पोर्शन चल रहा है, जिस जीके से संबंधित आप जिस लड़ाई में लड़ रहे हो, क्योंकि 12वीं से निकले हुए विद्यार्थी अक्सर जीके को लेकर एक अपना अलग विचार रखते हैं कि जीके हमें समझ में नहीं आती सर, जीके को कैसे पढ़ेंगे, जीके इतनी बड़ी है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि आप अभी 12वीं तक जो सब्जेक्ट से या जो एक लिमिटेड जो चीज़ें पढ़ रहे थे, उन सभी को ये विस्तृत रूप से खोल के रखते हैं जीके में। भाई 12वीं तक आप चित्रकला भी पढ़ रहे थे, आप भूगोल भी पढ़ रहे थे, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, आप पॉलिटी भी पढ़ रहे थे, लेकिन जीके को उसको पूरे रूप से समाहित करके एक जनरल नॉलेज जिस सामान्य कहते हैं, उसको जब आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो बहुत सारी 12th के बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती हैं, बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें। तो उसके लिए ये मैंने निःशुल्क एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आ रही होगी। यदि वास्तविक रूप से आपको पसंद आ रही है तो हमारी इस मेहनत, देखिए पसीना आ रहा है हमारे, तो हमारी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि उससे क्या है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो आपके दोस्त तक भी पहुँचे, आपका भी सिलेक्शन हो, आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो। आप सभी के साथ क्यूज कंपटीशन क्लासेस की हमेशा शुभकामनाएं, हमेशा आपको बधाइयाँ हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करो। तो चलिए विद्यार्थियों, इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ किसी और मॉडल पेपर के साथ, किसी और कंसेप्ट के साथ, जिसमें जिस तरीके से हम सॉल्व करते आ रहे हैं, जिस तरीके से विद्यार्थियों हम सॉल्व करते आ रहे हैं, एक प्रश्न 4 ऑप्शन, चारों से संबंधित 10 का कंसेप्ट, इस तरीके से जो सॉल्यूशन चल रहा है उसी तरीके से सॉल्यूशन चलता रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। मैं जीके में जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये था एक डायलॉग। तो चलिए विद्यार्थियों, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।